बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 204 एक साथ सुन चुके हैं और अब 205 की मुलाहिज़ा फरमाएं। नेज़ नए आने वाले दोस्तों से खुसूसी इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके और हमारी काविशों का सिला नीचे कमेंट्स में ज़रूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, अब चलते हैं अली यार खान की तरफ। तुम हार चुके हो नंबर 15, आवाज़ गूंजी और उससे अंदाजा होता है कि तुम्हें मजीद तरबियत की अभी ज़रूरत बाकी है। 15 नंबर शिकस्त खुर्दा अंदाज में सर झुकाए खड़ा था। बुनियान की आसीन से उसके बाजू की उभरी हुई बछड़ियां अब भी पहले ही की तरह फड़क रही थी। मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने सर को कदरे खम करते हुए मोदबाना अंदाज में पूछा। अभी फैसला नहीं हुआ, तुम्हें एक और मुकाबला करना होगा। 15 नंबर तुम बाहर जाओ और 10 नंबर तुम आकर इस शख्स से मुकाबला करो। 15 नंबर बाहर चला गया और एक और शख्स अंदर दाखिल हुआ। ये 15 नंबर की तरह देव कामद नहीं था, मुझ में और उसमें 19-20 का ही फर्क रहा होगा। गोया उससे मुकाबला करने में मुझे खुद को बचाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। 15 नंबर की तरह उसे भी सिर्फ 2 मिनट दिए गए। वो मेरे लिए खासा सख्त हरीफ साबित हुआ। ताकत के एतबार से अगरचे वो बरतर नहीं था, लेकिन जिस्मानी लड़ाई की हर तकनीक से वाकिफ होने की वजह से उससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल रहा। मैं महज अपनी फुर्ती की वजह से उसके सामने टिकने में कामयाब हो सका था। हैरत है, 10 नंबर काउंटर के अकब से उसी शख्स ने कहा जो शुरू से अब तक बोलता रहा था, तुम भी नाकाम हो गए। मुझे बहुत कम वक्त दिया गया था जनाब, 10 नंबर ने मुदबाना अंदाज में कहा। क्या कह रहे हो? मुतैराना आवाज आई। तुम्हारा मद्दे मुकाबिल कोई माहिर लड़ाका तो नहीं है, और फिर तुम तो बैक वक्त कई आदमियों से मुकाबला कर सकते हो। जो शख्स मेरे मुकाबले पर 2 मिनट गुजार दे वो यकीनन लड़ाई के फन में महारत रखता होगा जनाब। गोया अब इसका मुकाबला 1 नंबर से कराना पड़ेगा। नहीं, काउंटर के अकब से एक बार एक दूसरी आवाज उभरी। 1 नंबर से मुकाबला कराने की जरूरत नहीं, 5 नंबर ही बहुत काफी रहेगा। मैं उसकी आवाज सुनकर चौंक पड़ा। ये वही आवाज थी जो पहले भी मुझे शनासा महसूस हुई थी और जो इससे पहले भी मैं सुन चुका था। मैंने काउंटर के अकब में देखने की कोशिश की, लेकिन रंगीन शीशे की वजह से अकब में बैठे हुए तीनों अफराद को देखना मुश्किल था। मैं बुरी तरह बेचैन हो गया, लेकिन बेसब्री का मुजाहरा करने से मुश्किलात में इजाफा ही होता, इसलिए मैं अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। 5 नंबर इस वक्त मौजूद नहीं, इसलिए 1 नंबर से ही मुकाबला करा देते हैं। हमें इससे वैसे भी कोई दिलचस्पी तो है नहीं। हरगिज़ नहीं, मेरी शनासा आवाज ने कहा। 1 नंबर को मुकाबले पर लाना सख्त हमाकत है। 5 नंबर की वापसी का इंतजार किया जा सकता है। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उन लोगों ने 1 नंबर से मेरा मुकाबला नहीं कराया। 10 नंबर से ही निमटना मेरे लिए 2 बार हो रहा था। 1 नंबर से क्या मुकाबला करता? इसे वापस ले जाओ, 5 नंबर आ जाए तो फिर ले आना। मैं एक बार फिर उसी जगह वापस आ गया जहाँ से ले जाया गया था। तहजीब कालीन पर बैठी थी, मुझे देखते ही उठकर मेरी तरफ लपकी। क्या हुआ अली? वो लोग तुम पर तशद्दुद करने की बातें कर रहे थे। मेरी जबान से निकलने वाला जुमला वक्ती तौर पर तो तशद्दुद से महफूज कर गया है, मैंने बैठते हुए कहा। आगे देखो क्या होता है। तहजीब भी मेरे पास ही बैठ गई। कौन सा जुमला? उसने मुझसे पूछा। मैंने उनसे कह दिया था कि असले के जोर पर बेबस करके ही वो मुझ पर तशद्दुद कर सकते हैं। ओह, तहजीब ने मुस्तरबाना अंदाज में पहलू बदला। फिर क्या हुआ? वो अपनी बर्तरी साबित करने के चक्कर में पड़ गए और उन्होंने एक देवकामद पहलवान को मुझसे मुकाबला करने के लिए बुला लिया। उसका नंबर 15 था। 15 नंबर का क्या मतलब हुआ? मतलब तो नहीं मालूम, बस उन्होंने उसे 15 नंबर कहकर मुखातिब किया था। वो मुझ पर अपनी बर्तरी साबित नहीं कर सका तो 10 नंबर को मुकाबले पर लाया गया। उसके बाद 5 नंबर आया होगा। तहजीब ने शौकी से कहा। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, ये नंबर उन लोगों की महारत के एतबार से दिए गए हैं। जिसका नंबर 1 होगा वो सबसे ज्यादा लड़ाका होगा। 15 नंबर वाला जिस्मानी तौर पर तो पहलवान था, मगर उसमें कच्चापन था, इसलिए वो मेरा कुछ ना बिगाड़ सका। 10 नंबर वाला जिस्मानी ताकत के एतबार से अगरचे कम तर था, मगर उसने मुझे परेशान किया। 5 नंबर इस वक्त मौजूद नहीं था, इसलिए वक्ती तौर पर बला टल गई। अब उससे मुकाबला होगा तो खुदा जाने वो मेरा क्या हशर करेगा। लेकिन अली यार खान के मज़हब में मायूसी गुनाह है, तहजीब ने कहा। पहले तो मैंने कभी तुम्हें मायूस नहीं देखा। इसे मायूसी कहते हैं? मैंने तहजीब पर आंखें निकाली। ये फिक्रमंदी कहलाती है। फिक्रमंद होने की भी तो जरूरत नहीं, 5 नंबर भी तो तुम पर हावी नहीं आ सकेगा। ये तो बहुत बुरा होगा क्योंकि उनके पास 1 नंबर भी मौजूद है और यकीनन वो माहिर तरीन शख्स होगा। तहजीब हंस पड़ी। तो उन लोगों से इस किस्म की बात करने की क्या जरूरत थी कि जिसके बाद अब यूं बैठे बिसोर रहे हो?
अगर ये बात मुंह से ना निकल गई होती तो इस वक्त टिकटिकी पर बांधा होता। मैंने बुरा मुंह बनाकर कहा, यहाँ से निकलने की कोई तदबीर करो अली, वरना बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस मुसीबत से कोई निजात नजर नहीं आती। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, ये लोग बहुत मोहतात हैं और 2-4 अफराद का मामला होता तो लड़ भिड़ कर निकल ही जाते, लेकिन इनकी तादाद तो बहुत ही ज्यादा है और सब मुसल्ला हैं। उस शख्स के बारे में कुछ पता चला जिसकी आवाज तुम्हें शनासा महसूस हो रही थी? हाँ, वो वहीं काउंटर के हकम में मौजूद था, लेकिन मैं उसकी सूरत नहीं देख सका। मालूम नहीं वो कौन है। तुमने गौर से उसकी आवाज सुनी? क्या वो ओरी बावड़ है? नहीं, वो ओरी बावड़ नहीं। मैंने कहा, उसे तो मैं हर हाल में शिनाख्त कर लेता, लेकिन मैंने उसकी आवाज कहाँ सुनी? मैं अपनी पेशानी मसलने लगा। आखिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? याद आ जाएगा अली, हर चीज का एक वक्त होता है। फिर ये भी तो मुमकिन है कि उस शख्स की आवाज तुमने बहुत कम सुनी हो, एक आधी बार बसूरत दीगर याद ना आ जाता कि वो कौन है। यकीनन ऐसा ही है, लेकिन ठहरो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इसी मुहिम के दौरान कहीं उसकी आवाज सुनी हो? तब तो याद करने की कोशिश करो कि इसी दौरान किस किस से तुम्हारा वास्ता पड़ा है। ठीक है, हम मशरकी जर्मनी में दाखिल होने से इब्तदा करते हैं। सबसे पहले इल्दे फोरे और उसका साथी टकराया। उसके बाद मैं उछल कर खड़ा हो गया। मुझे याद आ गया, तहजीब ये वही शख्स है। सिंधनी मत फैलाओ, तहजीब ने बेचैनी से कहा। जल्दी से बता दो वो कौन है। तुम्हें याद है मैं इल्दे फोरे के बताए हुए पते पर डी फोस्टर को तलाश करता हुआ एक हट तक पहुंचा था? हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तुमने बताया था कि उस हट में डी फोस्टर तो नहीं मिल सका था, अलबत्ता वहाँ रूसियों की लाशें जरूर मिली थी। मैंने ये भी तो बताया था कि दरवाजा एक शख्स ने खोला था जो मुझे हट के एक कमरे में बिठाकर गायब हो गया था। उस वक्त मैंने उसे डी फोस्टर का मुलाजिम समझा था। तो क्या ये आवाज उसी शख्स की है? हाँ, ये शख्स 100% वही है। याद आने में इतनी दिक्कत इसलिए हुई कि उससे मुलाकात के वक्त मैंने उसे कोई अहमियत नहीं दी थी और उसके बाद फिर ये कहीं नजर नहीं आया, और अब अचानक नमूदार हुआ तो इतने पुरस्रार अंदाज में कि अभी तक हम सिर्फ उसकी आवाज ही सुनते रहे हैं, खुद वो नजर नहीं आया। खोदा पहाड़ निकला चूहा, तहजीब ने मायूसाना लहजे में कहा। मैं समझी थी कि वो कोई बहुत आम शख्स होगा। तुम इसे मामूली बात समझ रही हो। इससे ये साबित होता है कि हम फ्रांसीसी सीक्रेट सर्विस वालों की कैद में हैं और यही लोग उन रूसियों की मौत के जिम्मेदार भी हैं। ये लोग हैं या वो शख्स? तहजीब ने कहा। एक ही बात है, वो अपने साथियों के दरमियान किसी नुमाया हैसियत का हामिल मालूम होता है। जरा अंदाजा तो करो कि ये शख्स तनहा डी फोस्टर के हट से बरामद हुआ था जहाँ 4 रूसी मुर्दा पाए गए थे। उनकी हलाकत की जिम्मेदारी इस अकेले शख्स पर आयद होती है। इसने यकीनन डी फोस्टर बनकर उन रूसियों की खातिर मदारत की होगी जो उनके लिए फौरी हलाकत का बायस बन गई, और उसने ये हरकत महज इसलिए की कि डी फोस्टर तक ना पहुंचने पाए। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उस वक्त वहां पहुंचा जब वो वहां से जाने वाला था, वरना उसकी नजर करम मुझ पर भी जरूर पड़ती। गोया वो बहुत खतरनाक आदमी है, और अब तो उसके साथ बहुत से लोग भी हैं। अफराद की कमी बेशी से कुछ नहीं होता, मैंने कहा। और मेरे दिन में एक बात और भी आ रही है, क्यों ना हम इन लोगों पर अपनी असलियत जाहिर कर दें। तहजीब उछल पड़ी। क्या कह रहे हो अली? अगर हमने ऐसा किया तो ये लोग फौरन हमें मार डालेंगे। तुम मेरा मतलब नहीं समझी। हम इन पर अपनी मौजूदा असलियत जाहिर करेंगे। उन्हें यही बात उलझा रही है ना कि किंग इटलस ने हम पर इतना एतमाद कैसे कर लिया। इसी वजह से उन्होंने हम पर तशद्दुद करने का फैसला किया है। ये एक बात उनकी समझ में आ जाए तो फिलहाल हम खुद को तशद्दुद से तो महफूज कर सकेंगे। ठीक है अली, वाकई ये बहुत जरूरी है। तहजीब ने इस बात में सारी लाया। हैरत है कि पहले ये बात जहन में क्यों नहीं आई। दरअसल जिस्म के साथ साथ दिमाग की शूलें भी हिल कर रह गई हैं। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, ऐसे में कोई ढंग की बात कैसे सोची जा सकती है। काफी देर बाद फिर मेरी तलबी हुई। मुझे उसी हाल में ले जाया गया। हाल का मंजर वही था, लेकिन इस बार हाल के बस में पहले से एक शख्स मौजूद था। आओ और अपनी बर्तरी साबित करो। हाल में आवाज उभरी। 5 नंबर तुमसे मुकाबला करने के लिए बेचैन है। अब इस मुकाबले की जरूरत नहीं रही, मैंने कहा। मैंने फैसला किया है कि तुम्हें सब कुछ बता दिया जाए। पहले 5 नंबर से मुकाबला करो, उसके बाद ही कोई बात हो सकेगी। तुम्हारी मर्जी, मैंने बेपरवाही से कहा। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मेरे हाथों से किसी को नुकसान ना पहुंचने पाए। ओहो, तुम्हें अपने बारे में कुछ ज्यादा ही खुशफहमी है। खुशफहमी का शिकार कौन है, इसका फैसला तो अभी हो जाएगा। 5 नंबर, काउंटर के कब से आवाज आई। तुम इस बारे में क्या कहते हो? मुकाबले का फैसला होने से कबल कुछ कहना हमाकत है, 5 नंबर ने मोदबाना अंदाज में कहा। खास तौर पर इस सूरत में कि मैं अपने उरीफ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं हैरत से 5 नंबर को देखने लगा। वो औसत कदोकामत का मालिक था और उसकी जिसामत भी औसत दर्जे की थी, लेकिन मैं उसकी दानिशमंदी का कायल हो गया। अगर ये उसके सोचने का मुस्तकिल अंदाज था तो बिलाशुबा वो दूसरों से कहीं ज्यादा जहानत का मालिक था, और ज़हीन आदमी कुछ ज्यादा ही मुश्किलात का बायस बन जाता है।
इससे कबल इसका मुकाबला 15 नंबर से कराया गया था। काउंटर के अकब से कहा गया, वो इसे छू भी नहीं सका। उसके बाद 10 नंबर से इसका मुकाबला हुआ और खूब हुआ। ये कहना मुश्किल है कि अगर मुकाबला जारी रखा जाता तो इन दोनों में से कौन फतेह याब होता। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? किसी भी शख्स की भरपूर सलाहियतें उस वक्त तक सामने नहीं आ सकती कि जब तक उसे इंतहाई कड़े इम्तिहान में ना डाल दिया जाए। 10 नंबर के बारे में यकीन से कहा जा सकता है कि उसने इसे ज़ेर करने के लिए अपनी सारी सलाहियतें सर्फ कर दी होंगी, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मुमकिन है उसने मुकाबला जीतने की कोशिश ही ना की हो। जब तक कि इसकी महारत मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, कोई दावा नहीं कर सकता। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुमसे खौफ महसूस होने लगा है 5 नंबर, मैंने कहा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जो कुछ मैंने कहा वो बहुत सादा सी हकीकत है, इसमें खौफजदा होने वाली तो कोई बात नहीं। इनकिसार बरतने वालों से मैं हमेशा डर जाता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा दावे करने वालों को नुकसान उठाते देखा है। यहाँ बातें करने का मुकाबला नहीं हो रहा। उसीली आवाज उभरी, चलो मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। तैयार क्या होना था, हम दोनों तो मुकाबले के लिए पहले ही तैयार थे। मेरा उरीफ बज़ाहिर तो खतरनाक नजर आ रहा था, लेकिन उसकी हकीकत क्या थी ये तो मुकाबले के बाद ही मालूम हो सकता था। स्टार्ट की आवाज के साथ मुकाबला शुरू हो गया। इस बार भी मुझे ज़ेर करने के लिए 5 नंबर को सिर्फ 2 मिनट दिए गए थे। स्टार्ट की आवाज के साथ ही वो किसी उकाब की तरह मुझ पर झपटा। उसने बड़े माहिराना अंदाज में मुझ पर यके बाद दिगरे 3 वार किए। पहला दाएं हाथ से, दूसरा बाएं हाथ से और तीसरा दाएं पैर से। मैं उसके पहले 2 वार खाली कर देने में कामयाब हो गया, मगर तीसरे की जद में आ गया। उसकी टांग मेरे घुटने के तकरीबन अकबी हिस्से से टकराई थी और मैं अपना तवाज़ुन खोकर फर्श पर गिर पड़ा। आगे बढ़कर मजीद हमला करने की बजाय 5 नंबर हैरत अंगेज तौर पर पीछे हट गया। वो मुझे संभलने का मौका दे रहा था। मैंने उठने में बहुत तेजी दिखाई, न सिर्फ उठने में बल्कि उस पर हमला करने में भी। उसे मुझसे इतनी फुर्ती की तवक्को हरगिज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे दाएं हाथ के 5 शाखे से खुद को बचा गया। मैंने उस पर इंतहाई खतरनाक और मोहलक किस्म का वार किया था। मेरा पंजा अगर उसके मुंह से टकरा जाता तो उसकी दोनों आंखें भी जाया हो सकती थी। मैंने ताबड़तोड़ उस पर कई हमले किए। वो कई बार मेरी जद में आया, मगर उनमें से कोई वार भी मोहलक नहीं था। फिर एक बार वो खुद को संभालने में कामयाब हो गया और उसने मुझ पर जवाबी हमला कर दिया। उसके हमलों में बेहद शिद्दत थी। मुझ पर बहुत कड़ा वक्त आ पड़ा था। मुझे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। वो मुझ पर चढ़ा चला आ रहा था। मुझे उसके हमले से बचने की फुर्सत नहीं मिल रही थी कि अचानक मेरा पैर फिसला और मेरा तवाज़ुन बिगड़ गया। उसके लिए इतना मौका बहुत था। उसने बड़ी तेजी से मेरा दूसरा पैर पकड़कर खींच लिया। मैं उल्टकर फर्श पर गिरा, लेकिन मेरी टांग बदस्तूर 5 नंबर की गिरफ्त में थी और वो उसे बुरी तरह मोड़ रहा था। मेरे पूरे जिस्म में दर्द की लहरें उठ रही थी। अभी मैं इस दाव का तोड़ करने के बारे में सोच ही रहा था कि दफअतन हाल में आवाज गूंजी, 2 मिनट पूरे हो गए, मुकाबला रोक दिया जाए। उस आवाज के साथ ही 5 नंबर ने मेरी टांग छोड़ दी और हाल के वस में जा खड़ा हो गया। मैं भी आहिस्ते से उठा और उसके बराबर जा खड़ा हुआ। हमें अफसोस है कि ये मुकाबला भी बराबर रहा। काउंटर के अकब से आवाज उभरी, 5 नंबर तुम अपनी बर्तरी जाहिर नहीं कर सके। मैं एहतजाज करता हूँ, मैंने बुलंद आवाज से कहा। 5 नंबर चौंक कर मुझे देखने लगा। क्या तुम कहना चाहते हो कि मुकाबला तुमने जीत लिया है? काउंटर के अकब से पूछा गया। नहीं, इसके बिल्कुल बरक्स, मैंने कहा। 5 नंबर ने मुझ पर अपनी बर्तरी साबित कर दी है। इस मुकाबले के जज हम हैं, तुम नहीं, गुस्सीली आवाज में कहा गया। और तुम्हें हमारे फैसले से इख्तलाफ का हक भी हासिल नहीं है। मैं फैसले से इख्तलाफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने बेखौफी से कहा। मुकाबले के नतीजे में एतबार से फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हकीकत ये है कि 5 नंबर ने मेरे साथ रियायत बरती है। इसे मुकाबले के दौरान कम अज कम 2 बार ऐसे मौके हासिल हुए थे जब ये मुझ पर फैसला कुन ज़रब भी लगा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। मैं इसे फातेह तस्लीम करता हूँ और अपनी शिकस्त का ऐलान करता हूँ। और मुझे खुशी है कि मैंने एक आली ज़र्फ शख्स से शिकस्त खाई है। चंद लोगों के लिए हाल पर सन्नाटा मुसल्लत हो गया। मैं हालात को अपने हक में तब्दील करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। तुम इस इल्जाम के बारे में क्या कहते हो? 5 नंबर सख्त लहजे में पूछा गया। ये बात दुरुस्त है जनाब, 5 नंबर ने सर झुका कर कहा। तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रहे हो और इसकी सजा क्या हो सकती है? मैं जानता हूँ जनाब, 5 नंबर ने कहा। उसका लहजा, उसका सर कुछ और झुक गया था। फिर तुमने ये हरकत क्यों की? क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? मैं इसे ऐसी कोई ज़रब लगाए बगैर ज़ेर करना चाहता था जो इसके लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित होती। उसकी एक वजह तो ये है कि हमारा मुकाबला किसी माल पर नहीं हो रहा था। अगर मैं इसके मुकाबले पर किसी मुहिम के दौरान आता तो कोई रियायत न बरता। दूसरी वजह यह है कि ये मुझसे मुकाबले से कबल कुछ बताने को कह रहा था। मैंने सोचा अगर इसे कोई नुकसान पहुंच गया
तो हम कहीं कीमती मालूमात से महरूम ना रह जाएं। तीसरी वजह शायद मेरी तरबियत की खराबी है। तरबियत की खराबी से तुम्हारा क्या मतलब है 5 नंबर? इंतहाई सख्त लहजे में पूछा गया। मुझे इस बात की तरबियत दी गई है जनाब कि सिर्फ अपने जानी दुश्मन को ही नुकसान पहुंचाऊं। मैं अपनी इस खामी पर मादरत ख्वाह हूं जनाब। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा फैसला बाद में किया जाएगा। 5 नंबर सर झुकाए हाल से बाहर चला गया। अब तुम बताओ, तुमने क्या फैसला किया है? मुझसे कहा गया। मैंने और मेरी साथी ने फैसला किया है कि आप लोगों को सारी बात बता दी जाए। जब तुम्हें पहले ही सच बोलने का मशवरा दिया गया था तो तुमने उसी वक्त ये फैसला क्यों नहीं कर लिया था? हमारी अकलें माऊफ हो चुकी थी जनाब। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब चक्कर क्या है। अब समझ में आ गया? तंदिया लहजे में पूछा गया। नहीं जनाब, मैंने मुर्दा से लहजे में कहा। समझ में तो अब भी कुछ नहीं आया। फिर अब तुमने फैसला क्यों कर लिया? तशद्दुद से बचने के लिए जनाब। मैंने कहा एक बड़ी वजह, रकम तो हाथ से निकल ही चुकी, अब खुद पर तशद्दुद भी करवाएं। ठीक है, नई कहानी भी सुना दो। मैं एक लफ्ज सच बोलूंगा जनाब। किंग हिटलर हमारे अनजानी बाप का दोस्त है। उसने $5000 के अलावा भी हमें एक बड़ी रकम देने की पेशकश की थी, लेकिन वो रकम हमें उस वक्त मिलती जब हम डी फोस्टर को उसके पास पहुंचा देते। अब जाहिर है हम उस इजाफी रकम से महरूम हो गए, लेकिन डी फोस्टर को किंग तक पहुंचाने का काम तो कोई भी कर सकता था। उसके पास भी आदमियों की कमी तो नहीं। वो इसलिए सर कि उसने बताया था कि डी फोस्टर के चक्कर में कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो उसके आदमियों को पहचानते हैं, इसलिए वो अपने आदमियों से काम नहीं लेना चाह रहा था। हम लोग अजनबी थे, इसलिए किसी की नजरों में आए बगैर खामोशी से ये काम कर सकते थे। तुमने उससे ये नहीं पूछा कि डी फोस्टर की इतनी अहमियत किस वजह से है? पूछा था जनाब, लेकिन उसने बताया ही नहीं। कहने लगा हमें सिर्फ रकम से गर्ज होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि तुम्हारी इन बातों पर किस तरह यकीन कर लिया जाए। मुमकिन है तुमने फिर कोई झूठ बोला हो। हम आपके कब्जे में हैं जनाब। आप अपने जराए से हमारे बयान की तस्दीक कर सकते हैं। ठीक है, जब तक तुम्हारे बयान की तस्दीक नहीं हो जाती उस वक्त तक तुम हमारे कब्जे में ही रहोगे। क्या उसके बाद हमें छोड़ दिया जाएगा? मैंने बेचैनी जाहिर करते हुए पूछा। हाँ, अगर तुम्हारी तमाम बातें सच साबित हुई तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अब तुम जा सकती हो। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ जनाब, कोई शख्स खाए पिए बगैर कितनी देर जिंदा रह सकता है? तुम जाओ, खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा। मैं दोनों अफराद की मुय्यत में तहजीब के पास पहुंचा दिया गया और उसके थोड़ी देर बाद हमारे लिए नाश्ता भी पहुंचा दिया गया। तहजीब को मैंने सारी बातें बता दी थी, लेकिन अली, तहजीब ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, तुम शिकस्त कैसे खा गए? क्यों, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैं शिकस्त नहीं खा सकता। मेरा मतलब ये नहीं था। तहजीब गड़बड़ा गई। दरअसल मैं ये कहना चाह रही थी कि रहने दो, मुझे खूब मालूम है तुम क्या कहना चाह रही थी। अगर तुमने अपने तौर पर मुझे नाकाबिले शिकस्त समझ लिया है तो ये तुम्हारा अपना कसूर है, वरना हकीकत ये है कि इस दुनिया में एक से एक माहिर मौजूद है। अरे तुम तो नाराज ही हो गए। तहजीब हंस कर बोली, मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं की थी जिस पर तुम इस कदर नाराज हो गए। ये भी तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं नाराज हो गया, लेकिन ये जरूर है कि तुम अपने नजरियात दुरुस्त कर लो। याद रखो, कोई भी इंसान नाकाबिले शिकस्त नहीं हो सकता। इंसान तो वैसे ही खता का पुतला होता है। मैं तो यही सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि 5 नंबर की महारत का ये आलम था तो 1 नंबर किस क़यामत की चीज होगा। गौर करो तो मेरा भी कसूर कुछ इतना ज्यादा नहीं है। जो शख्स भी तुम्हारे कारनामे सुनेगा वो तुम्हें नाकाबिले तस्खीर ही समझने लगेगा। मुझे दूसरों से कोई वास्ता नहीं, मैं तो बस तुम्हें ठीक देखना चाहता हूँ। मैं ठीक हो गई, तहजीब ने हंस कर कहा। अब तुम्हें नाकाबिले शिकस्त नहीं समझूंगी। हम नाश्ते से फारिग हुए ही थे कि तहजीब का बुलावा आ गया। वो लोग तहजीब को अपने साथ ले गए। तहजीब की वापसी कोई आधे घंटे बाद हुई थी। इसी दौरान मैं कमरे में टहलता रहा था। कोई खास बात नहीं थी। मेरे पूछने पर तहजीब ने बताया वो मुझ पर जिरा कर रहे थे। मेरा ताज़ा बयान जिरा की वजह बना होगा। मुझे पहले इस बात का अंदाजा था। अगर तुम्हें पहले से अंदाजा था तो कम अज कम मुझसे जिक्र तो करना चाहिए था। क्या फायदा होता? सब कुछ तो तुम्हारे इल्म में है और हमारे दरमियान पहले ही तय हो गया था कि हमें क्या कहना है। लिहाजा उन लोगों को जिरा में नाकामी ही हुई होगी। जाहिर है वो मेरी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकलवा सके जो तुम्हारे बयान के खिलाफ होती। उन्होंने मुझसे तरह तरह की सवालात किए और मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी हद तक मुतमईन होने के बाद मुझे वापस भेजा है। अब हमें सुकून से बैठकर नतीजे का इंतजार करना होगा। मुमकिन है वो अपने जराए से हमारे बयानात की तस्दीक करने की कोशिश करें। उन्हें कोशिश करने दो। नतीजा तो जाहिर है हमारे खिलाफ निकलने से रहा, लेकिन अली, क्या ये लोग उसके बाद हमें वाकई छोड़ देंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता तहजीब। ज्यादा इम्कान तो यही है कि बेदरर लोग समझकर हमें छोड़ ही दें, मगर इनके बारे में यकीन से कुछ कहना मुश्किल ही है। हम दोनों तन ब तकदीर होकर बैठ गए। डी फोस्टर का कुछ पता नहीं चल रहा था। यकीनन उस पर तशद्दुद किया जा रहा होगा। मुझे ये फिक्र भी थी कि अगर डी फोस्टर ने अपनी जबान खोल दी तो हमारा क्या बनेगा। लेकिन पूरा दिन खैरियत से गुजर गया और रात हो गई।
मैंने और तहजीब ने पलक तक नहीं झपकाई थी, जबकि पिछली रात हमने सफर के दौरान बहुत तकलीफ के आलम में गुजारी थी। लेकिन जिस भी यकीनी से हम गुजर रहे थे उसमें नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हमें हर आन में ये धड़का लगा हुआ था कि किसी वक्त भी दरवाजा खुलेगा और हमारी तलबी हो जाएगी और फिर हम पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी कि हमने उनसे झूठ बोला था। ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन था कि डी फोस्टर जबान खोल देता, और उसने जबान नहीं खोली, वरना हम महफूज नहीं रह सकते थे। जागते जागते हमारे असाब तनाव का शिकार हो गए और हम पर गुनूदगी तारी होने लगी। उस वक्त रात भी आधी के करीब गुजर चुकी थी कि दफादन 2 समाज शिकन धमाके सुनाई दिए और उसके बाद स्टेन गनों की इंतहाई भयानक आवाजों ने सन्नाटे को छिलनी करके रख दिया। हम लोग चूंकि नीम गुनूदगी की हालत में थे इसलिए बुरी तरह उछल पड़े। तहजीब खिसक कर मेरे करीब आ गई। ये किस किस्म की आवाजें अली, क्या हो रहा है? उसने सरगोशी में मुझसे पूछा। इंतजार करो, जो भी है सामने आ जाएगा, मैंने कहा, और तहजीब को लेकर दरवाजे के सामने से हट गया ताकि अगर दरवाजे पर कोई ब्रेस्ट पड़े तो हम गोलियों से महफूज रहें। पूरी इमारत में गोलियां चल रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि इमारत पर कोई बहुत ही मुनज़्ज़म किस्म का हमला किया गया है। गोलियों की आवाजें इतने तवातर से आ रही थी कि उनके होलनाक आवाजों में बात करना तक मुश्किल था। मैं और तहजीब एक दीवार से चिपके हालात की नई करवट के मुंतजिर थे। फिर वो लम्हा भी याद आ गया जिसकी वजह से मैं दरवाजे के सामने से हटा था। गोलियों के एक ब्रेस्ट ने दरवाजे को छिलनी करके रख दिया था। गोलियां दरवाजे को तोड़ती हुई कमरे की दीवारों और फर्श पर बिछे हुए कालीन से टकराई थी, मगर हम महफूज रहे इसलिए कि हम दरवाजे के सामने नहीं थे। एक गोली ने दरवाजे का हजमी कफल भी तोड़ दिया था। मुमकिन है दरवाजे पर कफल तोड़ने के लिए ब्रेस्ट मारा गया हो, इसलिए कि कफल टूटने के फौरन बाद कई अफराद धड़ाधड़ कमरे में घुस आए। वो सब के सब खुदकार असले से लैस थे और सब नकाब पोश थे। उनमें से एक ने बड़े गौर से हमें देखा और अपने साथियों की तरफ मुड़कर बोला, बस यहाँ यही दोनों हैं, इन्हें भी ले जाओ, जल्दी करो। वो हम पर टूट पड़े और हमें जानवरों की तरह खींचकर इमारत से बाहर लाए, जहाँ एक लैंड रोवर में हम दोनों को ठूंस दिया गया। लैंड रोवर के अगबी हिस्से में डी फोस्टर भी मौजूद था। उसकी हालत देखकर हम दोनों कांप उठे। वो बेहोश था और बेहोशी के आलम में भी उसके मुंह से कराहें खारिज हो रही थी। उन लोगों ने उस पर तशद्दुद की इंतहा कर दी थी। गर्म सलाखों से उसका पूरा जिस्म दागा गया था और चेहरे की खाल तक झुलसी हुई थी। दोनों हाथों की एक एक उंगली कटी हुई थी जिस पर बड़ी बेदर्दी से पट्टियां कस दी गई थी। वो गालबन किसी दवा के जेरे असर था, वरना इस कदर तकलीफ में तो आदमी बेहोश भी नहीं हो सकता। मैं और तहजीब सन्नाटे के आलम में डी फोस्टर को देख रहे थे। मुझे हैरत थी कि वो कमजोर और नातवा और ज़ईफ शख्स इतना तशद्दुद क्यों कर सह गया। मैं तो उसे बहुत कमजोर समझता था और उसके बारे में मेरी राय यही थी कि वो तशद्दुद के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता और सब कुछ उगल देगा। तशद्दुद सहना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अपनी आंखों से देख रहा था कि उस नातवान शख्स ने न सिर्फ तशद्दुद सहा बल्कि उसने जबान भी नहीं खोली। अगर उसने जबान खोल दी होती तो मेरी और तहजीब की जिंदगियां भी खतरे में पड़ गई होती। उसने वो तशद्दुद सहा जिसके सामने बड़े बड़े जवान मर्द और हौसलामंद बोल जाते हैं। उसने जो कुछ कर दिखाया था, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। मैं दिल में बेहद शर्मिंदा हुआ। मेरी और तहजीब की जिंदगियां उस नातवां बूढ़े की मेहरबानी थी। डी फोस्टर की हालत में मैं कुछ इस तरह महव हुआ कि किसी बात का होश ही नहीं रह गया। होश उस वक्त आया जब लैंड रोवर स्टार्ट होकर एक झटके से आगे बढ़ी। मैंने महसूस किया कि अभी हिस्से में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं, और अगली नशिस्तों पर भी ड्राइवर के अलावा और कोई नहीं। इसके अलावा ये कि मुझे और तहजीब को बांधने की ज़हमत भी गवारा नहीं की गई थी। मैं हैरान रह गया। मैंने तहजीब की तरफ देखा, वो खुद भी हैरान थी। माजरा हमारी समझ से बाहर था। उन लोगों से कोई भयानक गलती हो गई थी। जानबूझकर तो ऐसी हरकत करने का सवाल ही नहीं था, लेकिन सवाल ये था कि इमारत से हमें किसने निकाला था और इस वक्त हम किसके कब्जे में थे। जीप चलाने वाला शख्स कौन था और वो हमें कहाँ लिए जा रहा था। मेरा ज़हन बड़ी तेजी से सूरत हाल का तजिया करने में मसरूफ था। सिर्फ 2 इम्कान थे, या तो हमारे किसी दोस्त ने हमें रिहा कराया था कि हमें इस तरह खुला छोड़ दिया जाए, या फिर ये किस किस्म की गलत फहमी थी। मैंने पहला इम्कान कुली तौर पर मुस्तरद कर दिया, इसलिए वहाँ ना तो कोई हमारा दोस्त था और ना कोई हमदर्द। किसी को ये मालूम तक नहीं था कि हम कहाँ हैं, जबकि दूसरा इम्कान बहुत कवि था। लैंड रोवर बहुत तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। मैंने लैंड रोवर में निगाहें दौड़ाई तो एक सीट के नीचे लोहे का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा नजर आया। मैंने उसे निकाल कर अपने हाथों में ले लिया। अब मैं किसी भी लम्हे ड्राइवर पर हमला कर सकता था, मगर उसके लिए किसी मुनासिब मौके का इंतजार करना जरूरी था। इतनी तेज रफ्तारी के दौरान ड्राइवर पर हमला करने का मतलब यही था कि खुद को भी हलाकत में डाल दिया जाए। लोहे का टुकड़ा हाथ में तोलते हुए मैंने तहजीब की तरफ देखा। मकसद ये था कि वो होशियार हो जाए।
तहजीब ने सर को तफहीमी अंदाज में जुम्बश दी। वो पहले ही मेरा इरादा बांध चुकी थी और उसने खुद को हर किस्म की हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार कर रखा था। मैंने ड्राइवर पर नजरें जमा दी जो बड़े इनमाक से ड्राइविंग कर रहा था। मैं ताक में था कि किसी मोड़ पर गाड़ी की रफ्तार कम हो तो उसके सर पर लोहे का टुकड़ा रसीद करके उसे बेहोश कर दूं और खुद ड्राइविंग संभाल लूं। बज़ाहिर लैंड रोवर का ताकुब भी नहीं किया जा रहा था। शायद वो लोग हमें ड्राइवर के हवाले करके मुतमईन हो गए थे। फिर इत्तफाकन ही हुआ कि ड्राइवर की निगाह अकब नमा आईने की तरफ उठी और उसने मुझे देख लिया। उसने एकदम ही गाड़ी लहराई और मुझे खुद को संभालने के लिए सीट का सहारा लेना पड़ा। क्या गजब कर रहे हो चीफ। ड्राइविंग सीट से उभरने वाली आवाज मेरे असाब पर बम के धमाके की तरह गिरी, इसलिए कि वो बूढ़ की आवाज थी। चीफ, मेरी खोपड़ी का भी बीमा नहीं हुआ। अगर तुमने इसे तड़खा दिया तो फिर दुनिया भर की हसीनाएं एक जबरदस्त किस्म के आशिक से महरूम हो जाएंगी। हैरत की शदीद झटके से निकलने में मुझे चंद लम्हे लग गए। फिर मैंने संभल कर हुर्राते हुए कहा, ये तुम हो मरदूद बूढ़? हाँ, ये मरदूद बूढ़ी है चीफ। जरा सब्र से काम लो और पीछे का जायजा ले लो। कोई गाड़ी हमारा ताकुब तो नहीं कर रही? नहीं, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन बस तो फिर मुझे खामोशी से ड्राइविंग करने दो। किसी बात की परवाह मत करो, तुम्हें महफूज जगह ले जा रहा हूँ। तहजीब तो इस कदर हैरान थी कि उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल सकी थी। बूढ़ खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। हमवार सड़कों पर खासा सफर तय करने के बाद लैंड रोवर नाहमवार सड़कों पर दौड़ने लगी। यहाँ अगर जीप की रफ्तार कम हो गई थी, नाहमवार रास्तों पर भी लैंड रोवर काफी देर तक चलती रही और बिलाखिर एक जगह बूढ़ ने गाड़ी रोक दी। ये एक मतरूक और वैरान फार्म हाउस है, बूढ़ ने बताया। यहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आता, गोया छुपने के लिए ये मौजूद तरीन जगह है। मैंने कहा। बूढ़ ने अकबी हिस्से में आकर दरवाजा खोला और फिर बड़े एहतराम से बोला, चीफ और मैडम बाहर तशरीफ ले आइए। यहाँ हम दोनों के अलावा एक और शख्स भी है, बूढ़। तहजीब ने कहा। मुझे मालूम है मैडम, बूढ़ ने कहा। ये वही शख्स है जिसकी वजह से इस कदर हंगामे खड़े हो गए हैं। हाँ, और इसकी हालत खतरे से बाहर मालूम नहीं होती, जबकि इसकी जिंदगी हमारे लिए बेहद कीमती है। बस तो फिर जल्दी कीजिए, हम लोग इसे स्ट्रेचर समेत उठा कर लिए चलते हैं। बूढ़ के कहने पर मैंने झुक कर गौर से देखा। डी फोस्टर वाकई एक स्ट्रेचर पर दराज था, जिसे अंधेरे और अफरा तफरी के बायस पहले मैं नहीं देख सका था। मैंने बूढ़ के साथ मिलकर स्ट्रेचर उठा लिया और डी फोस्टर को फार्म हाउस की जानिब ले चले। तहजीब मालकम एक्स ने लैंड रोवर के दरवाजे लॉक किए और हमारे साथ ही आगे बढ़ गई। फार्म हाउस की जो भी इमारत तक पहुंचने के लिए हमें कोई 20 कदम का फासला तय करना पड़ा। बूढ़ के अंदाज में जिस कदर इत्मीनान और सुकून था, उसके पेश नजर यकीन से कहा जा सकता था कि वो जगह बिल्कुल महफूज है। फार्म हाउस तक पहुंचने का रास्ता ऐसा था कि जिस जगह बूढ़ ने लैंड रोवर पार्क की थी, उससे आगे उसे लाया भी नहीं जा सकता था। बूढ़ ने पैर से फार्म हाउस का दरवाजा खोला और हमने अंदर दाखिल होकर स्ट्रेचर जमीन पर रख दिया। सख्त अंधेरे के बायस हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। बूढ़ ने एक लैंप रोशन किया और फार्म हाउस के अंदर जर्द रंग की हल्की हल्की रोशनी फैल गई। मैंने फार्म हाउस पर एक सरसरी सी निगाह डाली और फिर मेरी नजरें डी फोस्टर पर जम गई, जो गहरी बेहोशी बल्कि जान कुनी के आलम में था। ये फार्म हाउस तुमने कैसे दरियाफ्त कर लिया बूढ़? तहजीब ने पूछा। दरियाफ्त कर लिया? बूढ़ ने हैरत से कहा। अरे ये मेरी जान का फार्म है और वो सिर्फ हफ्ते की रात को यहाँ आती है। तहजीब बूढ़ को घूरने लगी और बूढ़ गड़बड़ा गया और मुझसे मुखातब होकर बोला, क्या ख्याल है बास, क्यों ना इस लैंड रोवर को फौरी तौर पर ठिकाने लगाऊं? ठीक है, मैंने कहा, और उसे ठिकाने लगा देना ही मुनासिब है, वरना ख्वाह मुखाह हमारे लिए मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन जरा जल्दी वापस आने की कोशिश करना। मुमकिन है कुछ देर लग जाए, मगर तुम यहाँ बिल्कुल मुतमईन रहना, इसलिए कि फार्म हाउस मेरी साली का है और साली फिर साली होती है। वैसे तुम्हारी तरफ बीवी की बहन को क्या कहा जाता है? अगर लैंड रोवर को ठिकाने लगाना है तो जल्दी करो, मैंने सख्त लहजे में कहा। फजूल बकवास करके वक्त जाया मत करो। कितना ही बड़ा कारनामा क्यों न सर अंजाम दे लो, मगर मालिक कभी खुश नहीं होता। बुड़ बुड़बुड़ाता हुआ बाहर चला गया और तहजीब मालकम एक्स उसकी सूरत देखने लगी। ये शख्स ऐसे कारनामे कर गुजरता है कि इस पर जादूगर होने का गुमान गुजरने लगता है, तहजीब ने कहा। इस बात में कोई शुबा नहीं, मैंने कहा, लेकिन फिलहाल तो डी फोस्टर के बारे में सोचो, इसके बचने की उम्मीद नजर नहीं आती। तहजीब मालकम एक्स डी फोस्टर की तरफ मुतवज्जो हो गई। मैं आगे बढ़कर डी फोस्टर का जायजा लेने लगा और जुरजुरी लेकर रह गया। उसका पूरा जिस्म दागदार हो रहा था। पूरे जिस्म पर 1 इंच हिस्सा भी ऐसा नहीं था जहां उसकी खाल उधड़ी हुई ना हो। उन लोगों ने तो बुरबरियत की इंतहा कर दी थी। तहजीब ने डी फोस्टर की हालत देखकर मुतनफ़िराना लहजे में कहा, उन्होंने तो नादियों को भी पीछे छोड़ दिया। तुम ठीक कह रही हो तहजीब, एक कमजोर और नातवाब बूढ़े पर इस कदर तशद्दुद करना वाकई सफाकी और संग दिली की इंतहा को जाहिर करता है। और ये सब कुछ उन्होंने वो मोहलक फार्मूले हासिल करने के लिए किया
जो बनी नूह इंसान पर ही तबाही लाने के लिए बनाए गए हैं। अब अगर डी फोस्टर को होश आ जाए तो ये एक हैरान कुन बात होगी। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, वरना मुझे तो यही खदशा है कि इसकी बेहोशी किसी भी कीमत मौत में तब्दील हो जाएगी। क्या ख्याल है अली, डी फोस्टर ने उन्हें फार्मूलों के मुतल्लक बता दिया होगा? यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता तहजीब, लेकिन डी फोस्टर की हालत देखकर तो यही कहा जा सकता है कि इसने जबान नहीं खोली होगी। ये बहुत बड़ी बात है अली, डी फोस्टर के बारे में कोई नहीं कह सकता कि ये शख्स मामूली सा तशद्दुद भी झेल सकेगा। बात जज्बे ऐसे होते हैं तहजीब जो इंसान से नामुमकिन काम भी करवा देते हैं। लेकिन तुमने तो ख्याल जाहिर किया था कि फार्मूले डी फोस्टर ने अपने पास ही छुपा रखे हैं। तुमने अपने इस ख्याल के हक में दलाइल भी दिए थे। हाँ मुझे याद है, और अपने उन्हीं दलाइल की रोशनी में मैं अब भी अपने ख्याल पर कायम हूँ। मैंने कहा डी फोस्टर एक साइंसदान है और ये काम उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले पर सीक्रेट एजेंट थे अली। तहजीब ने संजीदगी से कहा, अगर फार्मूले डी फोस्टर के पास होते तो उन लोगों ने बरामद कर लिए होते। मुमकिन है वो लोग फार्मूले बरामद कर भी चुके हों, हमें क्या मालूम। नहीं, तहजीब ने नफी में सारी लाया। अगर फार्मूले उनके हाथ लग जाते तो वो डी फोस्टर पर तशद्दुद करके कभी अपना वक्त जाया ना करते, बल्कि मुमकिन है वो इसे शूट ही कर डालते। बहुत जानदार दलील है, मैंने तारीफी अंदाज में कहा। ना तो मैं इसे मुस्तरद कर सकता हूँ और ना ही रद्द कर सकता हूँ। अगर मेरी दलील इतनी ही जानदार है तो तुम इसे कबूल क्यों नहीं कर लेते? मैं इनकार कब कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी सूरत डी फोस्टर होश में आ जाए तो। डी फोस्टर के कराने की आवाज सुनकर मैं खामोश हो गया। उसके पिपोटे लड़ रहे थे, शायद उसे होश आ रहा था। मैं फुर्ती से उसके नजदीक जाकर बैठ गया। तहजीब भी करीब आ गई थी। चंद लम्हों के अंदर अंदर उसने आंखें खोल दी। उसके जिस्म की बोटी बोटी लर्द रही थी और उसकी आंखों में नमी थी। मैं कहाँ हूँ? डी फोस्टर की डूबती सी आवाज उभरी। तुम महफूज हो डी फोस्टर, मैंने उस पर झुकते हुए कहा। अब दुश्मन हमारी गर्द को भी नहीं पहुंच सकता। डी फोस्टर कराने लगा, उन्होंने फार्मूलों के लिए मेरी खाल उधेड़ दी। उसने सिसकियों के दरमियान कहा, वो समझ रहे थे कि माइक्रो फिल्में मैंने अपनी खाल में सी रखी होंगी। ओह, तो तुमने उन्हें फार्मूलों के बारे में कुछ नहीं बताया? मैंने मुस्तरबाना लहजे में पूछा। हरगिज़ नहीं, डी फोस्टर कराया। मैंने उन्हें फार्मूलों की हवा भी नहीं लगने दी। डी फोस्टर बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या करें? तहजीब गुलूगेर आवाज में बोली। कुछ नहीं, बस मेरी तदफीन जरा एहतमाम से कर देना। डी फोस्टर अटक अटक कर बोल रहा था और उसकी सांसें उखड़ने लगी थी।